वेलकम टू हलवा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आपको लगेंगे बहुत ईजी। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमिक लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ। पीछे फ़ैन का शोर आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर करिएगा उसे। ये जो सब्जेक्ट है ये डिफरेंट कोर्सेज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। टॉपिक सेम होंगे बट मैंने जो ये बनाया है ये मैंने PVS 604 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अपडेटेड 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, जिसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। हम ये 5 यूनिट्स करेंगे, एक एक पार्ट में करेंगे। आज पहले पार्ट में हम यूनिट 1 कवर करेंगे। क्योंकि ये लॉ है तो बहुत थ्योरेटिकल स्टफ ज़्यादा है इसमें, तो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा बोरिंग ना हो इसलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे। इसमें मैंने फोकस किया है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस वीडियो में, ताकि आपको टॉपिक्स का अवेयरनेस हो कि टॉपिक किस बारे में है, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी ऐड किए हैं ताकि अगर आप हेडिंग याद कर लेते हैं 4-5 तो आप आंसर बना के लिख सकते हैं। आपको पता है कि आपके पेपर में 3 सेगमेंट में आता है क्वेश्चन पेपर, सेक्शन A, B एंड C। ए जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, बी होता है आपका 7.5 मार्क्स का, और जो सी होता है 15 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको हेडिंग्स पता है तो आप आंसर को बढ़ा चढ़ा सकते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरे नोट्स के अलावा कोई नोट्स चाहिए तो आप इंटैक्टॉन जो CCS के खुद के नोट्स होते हैं वहाँ जाके भी आप अपडेटेड नोट्स से पढ़ सकते हैं। आइए अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ फैक्ट्री एक्ट 1948। कोई भी एक्ट है उसका जो डेट है, जैसे इसमें मेंशन है 23 सितंबर 1948, तो एक चीज़ याद रखिएगा, 2 डेट होती हैं। एक डेट जब कोई एक्ट बनता है और दूसरा जब कोई एक्ट इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 2004 में कोई लॉ बना और 2005 में कोई लॉ इम्प्लीमेंट हुआ। सेम लॉ है बट एक टाइम पे बना था, एक टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था। तो बच्चे बहुत बार कन्फ्यूजन में गलत डेट डाल देते हैं और मेंशन कुछ और कर देते हैं, इम्प्लीमेंट की जगह वो बनने वाली डेट लिख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपको डेट का इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कौन से टाइम में बना था, कौन से टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ था, तभी आप डेट मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज़ इतना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है CCS वाला। तो CCS में आप थ्योरी अगर लिख रहे हैं, अगर आप सीधा मेंशन ईयर कर रहे हैं, करेक्ट ईयर मेंशन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहले हम समझते हैं कि फैक्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले नीचे आप ध्यान देंगे कि फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है, लेकिन फैक्ट्रीज होती कौन सी है? जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं विद पावर मशीन। पावर का मतलब है यहाँ पे बिजली का, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं और वो ऐसी मशीन का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है उसके प्रोडक्शन में, उस मशीनरी के चालू होने में। या फिर 20 या 20 से ज़्यादा लोग अगर किसी जगह पे काम कर रहे हैं विदाउट पावर ऑफ मशीन। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम समझते हैं 10 वाले का। तो अगर कहीं पे एक यूनिट है जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं और वो सिलाई मशीन पे काम करते हैं, सिलाई मशीन जो आपकी है वो बिजली वाली है, अगर वो बिजली वाली सिलाई मशीन है, अगर वो यूज़ करके वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं तो हम उसे फैक्ट्री घोषित करेंगे। जैसे आपने सुना होगा लोअर टी शर्ट्स की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे लोग 15-20 सिलाई मशीन के साथ लोग रख देते हैं, वर्कर्स रख देते हैं और ये चीज़ें बनती हैं लोअर टी शर्ट, तो वो फैक्ट्री कहलाती है। ऐसे ही सेम अगर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विदाउट पावर मशीन, फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे जो वर्कर है वो हाथ से सिल के सुई धागे से मैनुअली फुटबॉल को बना रहे हैं, तो उसे भी फैक्ट्री बोलेंगे अगर 20 से ज़्यादा लोग हैं। अब हम समझते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 है क्या। तो 1948 जो ये एक्ट है ये फैक्ट्री के लिए बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। पहली चीज़ है उनकी सेफ्टी, देन उनका हेल्थ एंड देन उनका वेलफेयर। इस 3 पिलर्स पे ये फैक्ट्री एक्ट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे हम मेन पर्पस समझ लेते हैं फैक्ट्री एक्ट का। मेन पर्पस क्या है? पहला है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की, वर्कर की सेफ्टी मेंटेन होनी चाहिए, उन्हें प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखना चाहिए फैक्ट्री को। टू प्रोवाइड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, साफ़ सुथरा हाइजीन वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, लाइक क्लीन वॉशरूम्स होने चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। टू इम्प्रूव वेलफेयर फैसिलिटीज़, उनका प्रॉपर वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होना चाहिए, पे रोल उनका फिक्स्ड होना चाहिए ताकि उनका कोई तरह सा एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिर रेगुलेट वर्किंग आवर्स, उनका टाइमिंग हो गया अगेन। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, किसी तरह का शोषण ना हो कि ज़्यादा ओवर टाइम काम करा रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी वर्कर का फैक्ट्री के अंदर, उसके लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 बनाया गया है। आई होप ये क्लियर होगा, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इंस्पेक्टिंग स्टाफ क्या होता है? द फैक्ट्री प्रोवाइड फॉर इंस्पेक्टिंग स्टाफ टू इंश्योर द फैक्ट्री रूल्स आर प्रॉपरली फॉलोड। इंस्पेक्टिंग स्टाफ ऐसे ही होता है जैसे क्वालिटी इंचार्ज होता है। क्वालिटी इंचार्ज का काम होता है कि क्वालिटी जो भी प्रोडक्शन का सामान बन रहा है उसका क्वालिटी मेंटेन है या नहीं वो चेक करना होता है। इस तरह से इंस्पेक्टिंग स्टाफ का काम होता है कि कंपनी में जो फैक्ट्री होती है जो फैक्ट्री होती है उसमें वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका वेलफेयर हो रहा है, उनका हेल्थ और उनका जो सेफ्टी है उस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सब चेक करना एक इंस्पेक्टिंग स्टाफ का होता है। जैसे एचआर होता है कंपनीज में कि वो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखता है कि कोई डिस्प्यूट ना हो, उनके साथ कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जैसे कि एचआर होता है ऐसे ही इंस्पेक्टिंग स्टाफ होता है। 3 टाइप्स के इंस्पेक्टिंग स्टाफ होते हैं: चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन समझ लीजिए कि अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड टू एग्जामिन वर्कर्स हेल्थ स्पेशली इन हजारियस इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हार्मफुल केमिकल का यूज़ हो रहा है या कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बहुत डेंजरस है, जिसमें रिस्क है, जिसमें लाइक माइनिंग है, जहाँ पे वर्कर की हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। तो वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर होता है, काइंड ऑफ अ डॉक्टर, जो उनकी प्रॉपर मंथली बेसिस या वीकली बेसिस उनकी हेल्थ को चेक करता है कि उनकी हेल्थ प्रॉपर सही चल रही है या नहीं। साथ में जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं वो सेम ही होते हैं, एक तरह के हेड जो ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि उनका प्रॉपर चीज़ें हो रहा है या नहीं हो रहा है वर्कर का। फंक्शंस से हम ज़्यादा बेटर समझ लेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है इंस्पेक्टर की। तो पहला है इंस्पेक्ट फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी जो फैक्ट्री का एरिया है उसे इंस्पेक्ट करना, उसे चेक करना कि वो सही है, वेंटिलेशन है या नहीं, वहाँ प्रॉपर हवा आती है कि नहीं आती, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं, ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, ऐसा चीज़ें ये चेक करते हैं। देन चेक सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स में होता है कि अगर कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं जो हज़ार्डियस है, जो रिस्क है, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, तो वो प्रॉपर उसका मेंटेनेंस चेक करना कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, ताकि किसी को भी कोई इंजरी ना हो। इंश्योर क्लीनिनेस एंड हाइजीन। वॉशरूम क्लीन हो, क्लीन वाटर अवेलेबल हो और डिफरेंट वॉशरूम्स होने चाहिए दोनों जेंडर्स के लिए। इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट। किसी भी फैक्ट्रीज में कितने फ्रिक्वेंसी से वहाँ पे कोई एक्सीडेंट या इंजरीज हो रही हैं, उससे पता करना कि इवैल्यूएट करना कि क्यों हो रही हैं वो चीज़ें और उन्हें ठीक करना, उनके लिए एक्शंस लेना, वो सारा इंस्पेक्टिंग स्टाफ का ड्यूटी होता है। टेक एक्शंस अगेंस्ट रूल वायलेशन। कोई फैक्ट्री में अगर कोई किसी तरीके का वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ जो है डिसीजंस लेना, एक्शंस लेना, ये भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ का होता है। गवर्नमेंट के द्वारा भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ अपॉइंट किए जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके चेक करती हैं कि वहाँ पे जो लॉ बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, वो फॉलो हो भी रहा है या नहीं, ये सब चेक करती है। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ हेल्थ प्रोविजन। मैंने बताया था फैक्ट्री हेल्पर का हम मेनली 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं: हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो पहला है हेल्थ प्रोविजन। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1948 है, इसमें कुछ हेल्थ प्रोविजन दिए गए थे जो वर्कर की हेल्थ से रिलेटेड होता है। वन बाय वन प्रोविजन समझेंगे। हेल्थ प्रोविजंस क्या होते हैं जो फैक्ट्री को मेंटेन करने चाहिए वर्कर के लिए, ताकि वर्कर की जो हेल्थ है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, उन्हें किसी तरह की बीमारी ना लगे। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ताकि आप 7.5 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए भी आंसर आराम से बना सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे एक बार सारी यूनिट कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको मैं वहाँ पे बता सकता हूँ कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। फोकस करिए आप हायरिंग्स पे। पहले है क्लीनिनेस, यानी सफाई। जो फैक्ट्री है वो वहाँ पे गंदगी ना हो, किसी तरह की बैड स्मेल ना हो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। फैक्ट्री में प्रॉपर कचड़े के लिए जगह हो रखने के लिए, ऐसा ना हो कि वर्कर के आसपास है वहाँ पे मच्छर बिन बना रहे हैं, किसी तरह की डिजीजेस क्रिएट हो रही हैं उसकी वजह से। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वहाँ प्रॉपर हवा आने जाने की जगह होनी चाहिए ताकि टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए। डस्ट एंड फम्स पे कंट्रोल होना चाहिए, किसी तरह का धुआं जो है, डस्ट जो है वो वर्कर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसे कंट्रोल करना चाहिए प्रॉपर फैक्ट्री को। ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जो बेसिक अमेनिटीज़ होती हैं ये फैक्ट्री को प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। जैसे लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स है, यानी वॉशरूम है, वो क्लीन होनी चाहिए, सेपरेट होने चाहिए लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए। एंड देन लाइटिंग हो गया, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर कम लाइटिंग होगी तो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी आई साइट पे वो अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये फैक्ट्रीज को देखना चाहिए ताकि वर्कर को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो।
उसके बाद हम आते हैं सेफ्टी प्रोविजन पे। सेफ्टी होती है कि जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं उनको लेते हुए सेवरल सेफ्टी मेजर्स इस एक्ट के अंदर मेंशन है, जो कि फैक्ट्री को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि फेंसिंग ऑफ मशीन, यानी जो डेंजरस मशीन्स पार्ट मस्ट बी कवर्ड, यानी कोई ऐसा मशीन है जिसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो नुकीले हैं, जो लग सकती है, जो किसी भी इंजरी को क्रिएट कर सकती है, तो ऐसे वाले पार्ट्स को कवर करके प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने चाहिए। देन वर्किंग ऑन डेंजरस मशीन, ओनली ट्रेंड वर्कर शुड ऑपरेट डेंजरस मशीन। ऐसी कोई मशीन है जो चलाने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, तो किसी भी फ्रेशर को हम उस पर नहीं डाल सकते। तो ये फैक्ट्री ये का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी मशीन ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर है वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फिर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए। वर्कर शुड बी गिवन ग्लव्स, हेलमेट, मास्क एक्सेट्रा। अगर कोई रिस्की काम कर रहा है तो उसी सेफ्टी मेजर्स के लिए ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। फायर सेफ्टी, फैक्ट्री मस्ट हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इमरजेंसी एग्जिस्ट, यानी अगर जैसे फायर के लिए अगर आग लग गई है तो वहाँ पे प्रॉपर आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी एग्जिस्ट होना चाहिए। देन प्रिकॉशंस अगेन एक्सप्लोसिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट, तो स्पेशली सेफ्टी अरेंजमेंट मस्ट बी मेड। ठीक है, जो भी ऐसे कोई इवेंट्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं तो उसके लिए प्री प्रिकॉशंस होने चाहिए फैक्ट्री में, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए तो सॉल्यूशन रेडी रहे, ताकि किसी वर्कर की हेल्थ को या उसकी लाइफ को रिस्क ना हो। सेफ्टी ऑफिसर्स होने चाहिए जो ये प्रॉपर टाइम पे चेक करता रहे कि जो मशीनरी ऑपरेट हो रही है वो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। जो वर्कर के लिए इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो चेक करना, आग बुझाने के लिए अगर कुछ है तो उसका चेक करना, सारी चीज़ों का टाइमली चेक करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जब एट द मोमेंट कोई इंसिडेंट हो। उसके बाद आते हैं हम वेलफेयर प्रोविजन से। वेलफेयर मतलब कि उनके फ़ायदे, जो वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रही हैं, उनके लिए डिफरेंट इस एक्ट के अंदर वेलफेयर फैसिलिटी प्रोविजंस क्रिएट किए गए हैं ताकि उन्हें कंफर्टेबल प्रोवाइड किया जाए एक वर्कर को। इसके अंदर आता है वॉशिंग फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कपड़े धोने के लिए होता है या कुछ हाथ धोने के लिए हो गया। फैक्ट्री मस्ट प्रोवाइड प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी फॉर वर्कर्स। देन फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स, कपड़े रखने के लिए। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई ऐसा है माइनिंग वाला काम है जिसमें आपको पता है आपके कपड़े गंदे होंगे, तो उसमें आपका कपड़ा काम करने का कपड़ा जो होता है वो अलग होता है। लेकिन जब आदमी अपने घर से निकलता है तो वो डिफरेंट क्लोथ्स पहनता है, तो चेंजिंग रूम अवेलेबल होनी चाहिए और जो कपड़े वो लेके आया उसे रखने के लिए जगह होनी चाहिए। फिर स्टीयरिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। वर्कर हु वर्क वाइल स्टैंडिंग मस्ट बी प्रोवाइड सिटिंग फैसिलिटी फॉर रेस्ट। ऐसा कोई काम है जहाँ पे वर्कर खड़े होकर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को रिपेयरिंग का काम है, कुछ है, तो उनके पास बैठने के लिए भी उन्हें प्रॉपर स्टैंडिंग स्टूल्स होने चाहिए, चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। फर्स्ट एड एप्लीकेशन होनी चाहिए, चोट लगने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए मेडिकल के लिए। देन कैंटीन्स होनी चाहिए। फैक्ट्रीज विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर मस्ट प्रोवाइड कैंटीन फैसिलिटीज़। एक प्रॉपर नंबर दिया गया है इस प्रोविजन के अंडर जहाँ पे कि इससे ज़्यादा अगर वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में तो वहाँ पे एक कैंटीन होना मैंडेटरी है, ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें खाने का कोई इशू ना हो, ताकि अगर उन्हें भूख लग रही है तो वो अगर घर से नहीं लाएं तो फैक्ट्री में कैंटीन से खा सकते हैं। रेस्ट रूम एंड शेल्टर्स होने चाहिए। रेस्ट रूम होता है आपका वॉशरूम्स हो गए। देन आपके लिए किसी को अगर हेडेक है तो उसके लिए रेस्ट रूम हो गया आराम करने के लिए। क्रेशियर फैसिलिटी, फैक्ट्री एम्प्लॉय मैनी वुमेन वर्कर मस्ट प्रोवाइड क्रेशियर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन। अगर कोई फीमेल वर्कर्स काम कर रही है किसी फैक्ट्री में तो जो फीडिंग का होता है, मिल्क फीडिंग, तो उसके लिए एक सेपरेट रूम होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये जो बेसिक प्रोविजंस हैं जो उनका वेलफेयर सोचता है फैक्ट्री के वर्कर का, ताकि उनका फ़ायदा हो, वो कंफर्टेबली एक लाइफ फैक्ट्री में स्पेंड कर सके। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि जो वर्कर है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिन का होता है वो फैक्ट्री में बिताता है, और अगर फैक्ट्री सही नहीं होगी तो उसकी हेल्थ को भी अफेक्ट होगा और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी डिक्रीज होगा, सॉरी। हमारा नेक्स्ट होता है वो है हजार्डियस प्रोसेस। हजार्डियस प्रोसेस हम समझते हैं, हजार्डियस प्रोसेस क्या होता है, यानी ऐसा जो means manufacturing activity that may cause a serious health problem or danger to workers। यानी हजार्डियस प्रोसेस होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, कोई चीज़ बनता है फैक्ट्री में, तो उस प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिससे कि वर्कर की जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे केमिकल के फटने या लगने से कुछ इशू हो सकता है। गैस प्लांट हो गया, पेंट फैक्ट्रीज हो गया, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं उनकी लाइफ को हमेशा डेंजर होता है, क्योंकि अगर कुछ भी
थोड़ा बहुत भी गलत हुआ तो उनकी लाइफ को आ सकता है। सेफ्टी मेजर्स फॉर हजार्डियस इंडस्ट्री, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, प्रॉपर टाइम से चेकअप होने चाहिए हजार्डियस इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स के लिए। देन सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, कुछ भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं तो उसके लिए पहले से उन्हें ट्रेन करना, ताकि कोई भी सिचुएशन आती है तो वो उसे हैंडल कर सकें। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि वो प्रिकॉशंस ले सकें। इमरजेंसी प्लान्स होने चाहिए कि अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाता है तो क्या एक्शंस होने चाहिए, वो चीज़ें पहले से प्री प्लान होनी चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए कि अगर ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला गैस का है, कुछ कोई गैस लीक हो जाती है तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है कि ऐसा ना हो कि जो वर्कर है उसकी लाइफ को अफेक्ट हो रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे वो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है। फिर है ड्यूटीज़ ऑफ फैक्ट्री ओनर, जो फैक्ट्री ओनर है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि इन्फॉर्म वर्कर्स अबाउट डेंजर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्कर को काम पे आपने रख लिया बट उसे आपने उसके जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नहीं अपडेट किया कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपने पूरी बातें नहीं बताई और आधी बातें बता के आप काम करवा रहे हैं, वो गलत है, वो मिसलीडिंग है। देन प्रोवाइडिंग प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, प्रॉपर सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करने चाहिए। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपको प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाने चाहिए और उनके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करके रखने चाहिए वर्कर के। इसके बाद आता है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट एंड होल्डिंग। देखिए वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, सरकार के द्वारा ये फिक्स कर दिया जाता है कि एटलीस्ट आप मिनिमम टू मैक्सिमम इतना काम करा सकते हैं, मिनिमम का नहीं लेकिन मैक्सिमम का आप इतना काम करा सकते हैं एक पर्सन से। और साथ में अगर आप किसी यंग पर्सन से काम करवा रहे हैं जो 18 का है या 18 से आप नीचे करवा रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्रोविजंस एंड डिफरेंट चीज़ें मेंशन की गई हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर। तो हम पहला पढ़ लेते हैं वीकली वर्किंग आवर्स। एन एडल्ट वर्कर कैन नॉट वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। तो एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा आप किसी वर्कर से काम नहीं करा सकते, एडल्ट जो 18 से प्लस का है। डेली वर्किंग आवर्स, और अगर डेली का बात करें तो एक अ वर्कर कैन नॉट वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। तो एक वर्कर 9 घंटे से ज़्यादा एक दिन के अंदर काम नहीं आप करा सकते। देन है रेस्ट इंटरवल्स। रेस्ट इंटरवल्स होता है कि आराम करने का समय, तो वर्कर मस्ट गेट रेस्ट इंटरवल आफ्टर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग आवर्स। जो वर्कर्स है उसे बीच में ब्रेक मिलना चाहिए जब वो लगातार काम करता है, और ये मैंडेटरी होता है हर जगह, आप आधा घंटा 1 घंटे का लंच देते हैं। वीकली हॉलीडे, एवरी वर्कर मस्ट गेट 1 वीकली हॉलीडे, यानी आपका संडे की छुट्टी होती है, संडे का नहीं होता तो आपका रोटेशनल ऑफ होता है, यानी आप हफ्ते में एक बार कभी भी छुट्टी ले सकते हैं और वो पेड लीव होती है, ऐसा नहीं कि उसका पैसा कटेगा। ओवर टाइम होता है, इफ़ अ वर्कर्स बियॉन्ड नॉर्मल आवर्स एक्स्ट्रा वेजेस मस्ट बी पेड। यानी अगर कोई वर्कर अपने नॉर्मल लाइक 9 घंटे का समय है काम करने का, 9 घंटे से एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उस एक्स्ट्रा ओवर टाइम के उसे एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो ओवर टाइम को अलग पे करना होगा जो भी फैक्ट्री हेल्पर होगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, अभी हमने बात करी थी जो 18 से नीचे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इसमें मेंशंस हैं चीज़ें, जैसे कि चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्शंस। आप चिल्ड्रन लेबर रिस्ट्रिक्शन में आता है कि चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट वर्क इन फैक्ट्री। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते, वरना अगर ये पाया जाता है कि आप किसी बच्चे से काम करा रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी और आपको इवन जेल भी हो सकता है। तो ये फैक्ट्री के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फिर फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि अगर कोई बहुत कम उम्र का काम पर्सन कर रहा है, यंग पर्सन मस्ट हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कोई 17, 18, 19 साल का है या उससे नीचे का आप काम करा रहे हैं इन केस, लाइक फॉर एग्जांपल 14 से नीचे आप नहीं करा सकते, लेकिन अगर 14 से 18 के बीच में करा रहे हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका मेडिकल, उसके बाद ही आप काम करा सकते हैं उस केस में। वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शंस एंड नाइट शिफ्ट रिस्ट्रिक्शन, यंग वर्कर कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। जो यंग लोग हैं उन्हें ज़्यादा घंटों के लिए आप काम नहीं करा सकते कि आप 11-12 घंटे के लिए आप काम करा रहे हैं। फिर है यंग पर्सनस आर जनरली नॉट अलाउड टू वर्क एट नाइट, और साथ में रात के टाइम पे काम कराना भी अलाउड नहीं है। बट ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जैसे कि कॉल सेंटर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रात के टाइम पे काम या रात के टाइम पे काम कराया जाता है। बट फिर भी ये सारे रूल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ को माननी होती हैं। वो अलग चीज़ है कि रियलिटी में वो चीज़ें कितनी ज़्यादा हो रही हैं। जो भी नॉइज़ आ रहा होगा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। फिर है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ वूमेन। अभी हमने यंग
बच्चों के बारे में बात करा कि यंग बच्चों का काम कराने से रिलेटेड वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऐसे ही वुमेन्स से रिलेटेड है कि सेपरेट वॉशरूम्स एंड टॉयलेट। फैक्ट्री में लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए। सेफ्टी फॉर एट वर्क प्लेस एंड क्रिशियस फैसिलिटी, जैसे मैंने अभी अर्लियर आपको बताया था कि मिल्क फीडिंग के लिए, आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेपरेट रूम होना चाहिए वुमेंस के लिए। एंड साथ में उनकी सेफ्टी से रिलेटेड फीमेल गार्ड्स जो होती हैं वो सब वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए चेकिंग पर्पज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन नाइट वर्क, वुमेन वर्कर हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग लेट नाइट शिफ्ट इन सर्टेन फैक्ट्रीज। तो कुछ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें रात को आप औरतों से काम नहीं करा सकते हैं। तो ये सारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फैक्ट्रीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आप जब कोई अगर लेडीज़ वर्क कर रही है आपकी फैक्ट्री में तो आपको ये प्रोविजंस को ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है एनुअल लीव विद वेजेस। अगर साल में जो छुट्टी होती है और उस छुट्टी के भी पैसे मिलेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस होता है वो इसके अंदर आता है। वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू पे लीव अंडर द फैक्ट्री एक्ट, यानी जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर ये है कि वर्कर्स को कुछ पेड लीव्स भी मिलनी चाहिए, यानी ऐसी छुट्टियां जिसके पैसे वर्कर को मिलेंगे इवन वो काम नहीं कर रहा है फिर भी। मेन प्रोविजंस है वर्कर्स हु कंप्लीटेड अ सर्टेन नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज कैन गेट एनुअल लीव विद वेजेस। देखिए यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर सकता था कि कितने दिन काम करेगा तो उसे छुट्टी मिलेगी, कितने पैसे मिलने चाहिए, बट वो चीज़ें क्या होती हैं बहुत वेरिएबल होती हैं और वो हर बच्चे को याद नहीं रहती, इतनी लर्निंग पावर सबकी नहीं होती कि तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर्स लिखना है, आप सीधा ऐसे लिखिए जैसे मैंने लिखा है, वर्कर्स हुआ कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ अ वर्किंग डेज कैन गेट अ एनुअल लीव विद वेजेस। तो बात की बात भी हो गई और इस पर कोई गलत हमने मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं प्रोवाइड किया। देन लीव सैलरी इज पेड ड्यूरिंग लीव पीरियड। तो जो लीव सैलरी है वो पेड ड्यूरिंग लीव पीरियड, जब छुट्टी का टाइम होता है उसी टाइम पे उसे लीव सैलरी भी मिलती है। लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर फ्यूचर यूज़। ऐसा भी होता है कि आप फ्यूचर में आप आज छुट्टी में काम कर लीजिए, आपको फिर बाद में कोई छुट्टी आपको दे दी जाएगी, या आपने आज काम किया है तो उसकी आपकी सैलरी मिल जाती है। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस होते हैं जो फैक्ट्रीज में इम्प्लीमेंट होते हैं। पर्पज़ क्या होता है इसका, तो टू प्रोवाइड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। तो छुट्टी मिलने से क्या होता है कि जो वर्कर है वो रेस्ट कर पाता है प्रॉपर टाइम से और उसका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप लगातार किसी से काम कराते हैं तो उतना प्रोडक्शन भी नहीं क्रिएट होगा, वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। बट अगर उसे छुट्टी मिलती है तो उसका माइंड रिफ्रेश होगा और वो उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज होगा। टू इम्प्रूव वर्कर हेल्थ एंड एफिशिएंसी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसे छुट्टी मिलेगा, उसे प्रॉपर रेस्ट टाइम मिलेगा, उसे फैमिली टाइम मिलेगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है। के बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। सो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 क्या है? जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था जो वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ, उनके वेलफेयर के बारे में सोचता था, ऐसे ही फैक्ट्री वर्कर को अगर फैक्ट्री में काम करते वक्त कोई चोट लग जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है, उस केस में फाइनेंशियल एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है उस वर्कर को या उसकी फैमिली को, ताकि उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। तो हम पढ़ लेते हैं। द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 वॉज मेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल compensation to workers who suffer injury, disability or death during employment. This act protect workers and their family from financial difficulty caused by workplace accident. यानी अगर काम करते वक्त उस समय पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि वर्कर को इंजरी, डिसेबिलिटी, डेथ कुछ भी हो सकता है, तो एक कंपनसेशन दिया जाता है या फिर मुआवजा बोलते हैं हिंदी में, वो दिया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू इंजर्ड वर्कर, कोई वर्कर अगर इंजर्ड हो जाता है काम करते वक्त तो उसे कंपनसेशन दिया जाता है। टू सपोर्ट फैमिली ऑफ डिसीज वर्कर, यानी कोई अगर वर्कर काम करते वक्त उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। टू मेक एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी, तो जो काम देने वाला पर्सन है, एम्प्लॉयर है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आप जो वर्क प्लेस है उस पर सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। अगर कुछ भी वर्कर को काम करते वक्त हो जाता है तो आप जिम्मेदार होते हैं। देन है टू रिड्यूस वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, यानी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने के लिए होता है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सेम वही है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, रिड्यूस हार्डशिप, वही सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है, यहाँ पे उनकी मैंने बहुत ईजी डेफिनेशन दिया जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है इसलिए मैं इसे अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने बाय मिस्टेक नंबरिंग कर दी है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ
अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी जो कंपनसेशन जो मुआवजा मिलता है वर्कर को इंजरी या डिसेबिलिटी या डेथ के केसेस में कितना मिलेगा। तो यहाँ मैंने नंबर तो नहीं मेंशन किया, बट एज अ आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर लिखते हैं थ्योरी में, तो अगर किसी भी व्यक्ति को वर्कर को चोट लग जाती है तो किस फैक्टर्स पे हम उसका कंपनसेशन डिसाइड करेंगे। नेचर ऑफ इंजरी, कितनी चोट लगी है, एज ऑफ वर्कर, क्या उम्र है वर्कर का, मंथली वेजेस, मंथली उसकी सैलरी कितनी है, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, किस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी हुई है। लाइक 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आर देयर, लाइक परमानेंट डिसेबिलिटी होता है आपका, फिर टेम्परेरी होता है, फिर पार्शियल होता है। तो किस टाइप का हुआ है, डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी। किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन वाले फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देन टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, कितने तरह की कंपनसेशन होता है। डेथ कंपनसेशन, कोई मर जाता है तो गिवन टू द वर्कर्स फैमिली आफ्टर दैट, फैमिली को मिलता है अगर वर्कर की डेथ हो जाती है। उस केस में परमानेंट टोटल डिसेबलिमेंट, यानी अगर किसी भी वर्कर को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में गिवन व्हेन द वर्कर परमानेंटली लॉसेस एबिलिटी टू वर्क, अगर वो एबिलिटी जो अपना काम करने का क्षमता है वो खो देता है, तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलिमेंट, आधा अधूरा हो जाता है, लाइक एक हाथ कट गया है तो उस केस में पार्शियल माना जाता है, तो उस केस में कंपनसेशन मिलता है। ऐसी टेम्परेरी डिसेबलिमेंट फिर से उसी में आ गया, गिवन व्हेन ओनली सम वर्किंग एबिलिटीज लॉस्ट। तो ये घुमा के वही पॉइंट्स हैं। आप इसे आंसर इंक्रीज करने के लिए, लाइक उसका लेंथ बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इतने सारे पॉइंट्स। फिर है अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि जो ये कंपनसेशन केसेस हैं वो हैंडल करे। लाइक अगर अभी हमने डिसाइड किया कि इतना इतना कंपनसेशन मिलेगा अगर वर्कर को कुछ हो जाता है, लेकिन इसे सुपरवाइज कौन करेगा, हैंडल कौन करेगा, तो वो कमिश्नर होता है जो गवर्नमेंट असाइन करती है। तो कमिश्नर का फंक्शन क्या होता है कि सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है वो सॉल्व करता है। डिसाइड कंपनसेशन अमाउंट, अमाउंट भी यही डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट मिलना चाहिए, बाय नेचर, बाय एज ऑफ वर्कर, ये सब चीज़ें चेक करके। कंडक्ट इंक्वायरीज, इंक्वायरी करता है कि किसका फॉल्ट था, वर्कर का था या फिर एम्प्लॉयर का था, ये सब चीज़ें वो चेक करता है। इन शॉर्ट प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, जो कंपनसेशन एक्ट है, जो पहले फैक्ट्री एक्ट था, वो सब प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें वो चेक करता है। पावर क्या होती है कमिश्नर की, वो दोनों विटनेस को बुला के चेक कर सकता है, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट द केस को पूरा अच्छे से पढ़ेगा, एंड गिव लीगल डिसीजंस, और जो भी एक्शंस होंगे, पेनल्टी होगा, फाइन्स होगा, वो चार्ज करेगा फैक्ट्री और वर्कर से। देन कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन था उसमें एक अमेंडमेंट आया था, यानी अपडेट आए थे। तो कुछ 2009 में चेंजेस हुए थे इस वर्कमैन कंपनसेशन में। सबसे पहले था कि नेम चेंज हुआ था। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वॉज रीनेम्ड बाय एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, यानी उसका नाम बदला गया था, वर्कमैन से एम्प्लॉयज़ कर दिया गया था। इंक्रीज इन कंपनसेशन के जो अमाउंट थे वो बढ़ा दिए गए थे। वर्कर प्रोटेक्शंस जो थे, राइट्स जो थे वर्कर के और बेनिफिट थे वो इम्प्रूव करे थे पहले से। देन द टर्म वर्कमैन वॉज रिप्लेस बाय एम्प्लॉयज़, ताकि इसमें बोथ जेंडर मैन एंड वुमेन को इक्वालिटी दी जाए। तो ये सारे पॉइंट्स थे। इसी के साथ हमारा ये पहला यूनिट कंप्लीट होता है। सेकंड यूनिट हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर आपको टॉपिक का अवेयरनेस है, अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है, तो आप आंसर बहुत ईजिली लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर गाइस। थैंक यू सो मच।